हेलो बच्चों, चलो इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे आज फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फीयरिकल शेल। एकदम पतला स्फीयरिकल शेल है और यूनिफॉर्मली चार्ज है। शेल मतलब इस तरह का बॉल, हॉलो है अंदर से। शेल यानी अंदर से हॉलो होता है, आपके सीजन बॉल के जैसा नहीं, हार्ड अंदर से, सॉलिड नहीं। शेल याद रखो, शेल हॉलो स्फीयर। शेल ऑल्सो मीन्स हॉलो स्फीयर। तो ये स्फीयरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अंदर क्या है, हॉलो। इस शेल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो हमको ढूंढना है किसी भी पॉइंट पर। मान लो ये मेरा पॉइंट P है जो इस शेल से R जितने डिस्टेंस पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा मुझे, वो हमको समझना है। अब वो समझने से पहले कुछ बेसिक बातें चलो याद कर लेते हैं बच्चों। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। कहीं भी जाओ आप, किसी भी डायरेक्शन में, वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। यानी रेडियस से हम ऐसे बाहर आएंगे, यहाँ से अगर रेडियस ड्रॉ करूँगा तो रेडियस के डायरेक्शन में आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड्स, ठीक है। यानी यहां पर कोई पॉइंट होगा, अभी ये पॉइंट स्फीयर के अंदर नहीं है, स्फीयर के बाहर वाला पॉइंट है। मैं ये वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं, तो यहां पर ऐसे ऊपर होगा, इधर ऐसे नीचे होगा, यहां पर ऐसे सामने निकलेगा बाहर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड्स। एक तो ये बात आप याद रखो। दूसरी बात, ये सरफेस स्फीयरिकल है, तो बच्चों यहां पर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करूंगा फिर से। So once again I am going to discuss surface charge density. Surface charge density. What is the symbol for surface charge density? Sigma. Surface charge density का symbol क्या है? Sigma. और sigma का formula होता है Q upon area. That means I can write Q is equal to sigma multiplied by A. लेकिन बच्चों मुझे एक बात बताओ, ये ए क्या है? सरफेस एरिया। किसका सरफेस एरिया? ये स्फीयर का सरफेस एरिया। मान लो ये स्फीयर का रेडियस आर है, कैपिटल आर लिखता हूं मैं। अगर मैंने स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर लिखा हो तो एरिया ऑफ अ स्फीयर, फॉर्मूला याद आ रहा है आपको? एरिया ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इफ एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स आई कैन हैव Q is equal to sigma multiplied by 4 pi r square। ये फॉर्मूला भी हमको काम आएगा प्रॉब्लम को डिस्कस करते समय, ये डेरिवेशन को लिखते समय। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, जरा याद रखो। फिर से एक बार गॉस लॉ याद करवा दूं। गॉस लॉ क्या है? फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। ये मेरा क्लोज्ड सरफेस है, तो इसमें से मिलने वाला फ्लक्स होगा E डॉट A, एंड दैट कैन बी रिटन एज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। E एंड A का डायरेक्शन हमेशा किसी भी प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले हमको समझना चाहिए। तो चलो बच्चों हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी ये जो डेरिवेशन है, ये कंसेप्ट है, इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 3 अलग अलग जगह पर ढूंढेंगे। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर। स्फीयर के बाहर अगर मैंने कोई पॉइंट P ले लिया है तो उस P पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो ढूंढना है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। मान लो मेरा पॉइंट P स्फीयर के सरफेस पर होगा तो क्या होगा। और तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस ऑफ द स्फीयर। सबसे पहले आउटसाइड द सरफेस ऑफ द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा उसको डिस्कस करते हैं। तो अगर मेरा कोई पॉइंट P है इधर पे, मान लो मैंने यहां पर पॉइंट P ले लिया है और P स्फीयर के सेंटर से R जितने डिस्टेंस पर है, distance from center to the center of the sphere to this point P is small r। तो मुझे ये पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है। अब देखो हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे। ये मेरा एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है और इस इमेजिनरी गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? रेडियली आउटवर्ड्स होगा। अब एक बात याद रखो बच्चों, मेरा पॉइंट P चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, कहीं भी हो, अगर ये डिस्टेंस कांस्टेंट है तो P
के किसी भी पॉइंट P के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। तो मेरा पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। दूसरी बात, उसका डायरेक्शन कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड्स, ऐसे बाहर की डायरेक्शन में होगा। अच्छा, अगर मैं कोई एरिया ले लेता हूं, अगर ये मेरा स्फीयर है और उसके ऊपर मैंने छोटा सा एरिया वेक्टर ले लिया, तो वो भी रेडियस के डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो अगर यहाँ पर मैंने कोई छोटा सा सरफेस एलिमेंट ले लिया, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों रेडियल डायरेक्शन में है, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया, दोनों पैरेलल है। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज। याद रखने का बच्चों, ये सारा समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमको इस फॉर्मूला में अप्लाई करना है, हमको थीटा हमेशा समझना पड़ता है। तो चलो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। टोटल फ्लक्स थ्रू दिस इमेजिनरी गॉसियन सरफेस, ये मेरा इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है, इसमें से मिलने वाला टोटल फ्लक्स मेरा होगा E डॉट A, एंड दैट इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ बच्चों, E डॉट A मतलब हम कैसे लिखेंगे, EA cos थीटा इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो सारी वैल्यूज डाल देते हैं। E मल्टीप्लाइड बाय A, किसका एरिया, ये गॉसियन सरफेस का एरिया। किसका एरिया बच्चों, ये गॉसियन सरफेस का एरिया। गॉसियन सरफेस का शेप कैसा है, स्फीयरिकल है। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो A की वैल्यू में लिख देता हूं 4 पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है, एंगल, किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स है, एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड्स है, तो एंगल क्या हो गया, 0। तो ये हो गया cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है। cos 0 इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 0, 1। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर नीचे ले लूं मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। दैट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P आउटसाइड द सरफेस ऑफ द स्फीयर। याद रखो बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग बात यहां पर हमको डिस्कस करनी है। क्या, याद करो, इस चैप्टर के शुरुआत में जब हमने कूलम्स लॉ स्टडी किया था, तो उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ये भी स्टडी किया था। याद आ रहा है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला हमने स्टडी किया था। E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई Q अपॉन आर स्क्वायर। और जरा ये वाला फॉर्मूला देखो, वही तो हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर आ गया ना। तो एक बात आप नोटिस करो बच्चों, अगर मेरे पास कोई चार्ज्ड स्फीयरिकल शेल है, तो बाहर किसी पॉइंट के ऊपर, ये मेरा स्फीयरिकल शेल है और मुझे बाहर वाले किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है, तो ये स्फीयरिकल शेल को हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि एक छोटा सा पॉइंट चार्ज है। पूरे स्फीयरिकल शेल का जितना भी चार्ज है वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं। तो सारा का सारा चार्ज सेंटर पर कॉन्सेंट्रेट हो गया, यानी मैं अब ये बोल सकता हूं कि मेरा पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज से मेरे पॉइंट P तक का डिस्टेंस r है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। तो मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूं अभी आप ध्यान से सुनो और याद रखना इसको। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। Electric field at a point outside a charged spherical shell is also 1 upon 4 pi epsilon naught Q by r square. That means the electric field, listen to my sentence properly, electric field at a point outside the sphere is as if the entire charge on the sphere is concentrated at the center of the sphere. The charge behaves as if it is concentrated at the center of the sphere. The sphere behaves like a point charge. ये आपको याद रखना है। इसको मैं और एक तरीके से लिख सकता हूं बच्चों। देखो, मैंने Q का, अच्छा ये वाला फॉर्मूला और ये दोनों एक ही है। मैं फिर से एक बार दूसरे तरीके से भी ये फॉर्मूला लिखने की कोशिश करता हूं। E इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर मिला है ना हमको, लेकिन Q क्या है देखो बच्चों, 4 pi into capital R square. So I can write as 4 pi multiplied by sigma into capital R square divided by 4 pi epsilon naught
स्मॉल आर स्क्वायर। ये 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर क्या है बच्चों याद रखो, तो हमारा जो गिवन स्फीयर है उसका रेडियस है। ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकता हूं, सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसमें एक बात याद रखो, सिग्मा जो है इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो कांस्टेंट है, कैपिटल आर जो है वो ये स्फीयर का रेडियस है वो भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वो भी कांस्टेंट है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो क्योंकि ये प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, इसका ग्राफ जो है ना वो हाइपरबोला मिलेगा मुझे। तो ऐसा मिलेगा, अगर ये मेरा पॉइंट P है तो ये हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मेरा पॉइंट जो है इस सरफेस से दूर 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 होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई एक्सिस पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट किया है, एक्स एक्सिस पर मैं डिस्टेंस को इंडिकेट करता हूं, और यहां पर मेरा पॉइंट P है। तो जैसे जैसे, और P कहाँ है, आउटसाइड द सरफेस है, तो ये पूरा रीजन जो है ना वो आउटसाइड द सरफेस का है, आउटसाइड का सरफेस को डिनोट करता है। तो ग्राफ देखो आप कैसा धीरे धीरे ये डिक्रीज होता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग, so that is a rectangular hyperbola, remember that. So that is all about electric field at a point outside the surface. What about at a point on the surface? अगर मैंने कोई पॉइंट P को यहाँ ले लिया होता तो क्या होता, तो भी बड़ा सिंपल सा बात है, ये जो स्मॉल आर है उसको हम कैपिटल आर से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, दैट्स इट। P जो है अगर ऑन द सरफेस होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। ये जो पॉइंट है ऑन द सरफेस के लिए, सरफेस के ऊपर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, याद रखने का। तो यहां पर मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया, एंड इनसाइड इसको डिस्कस करते हैं। चलो देखो, अगर मुझे ये गॉसियन, ये जो मेरा चार्ज स्फीयर है, ये क्या है बच्चों, चार्ज स्फीयर, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है अपना, और अब मुझे ये समझना है कि इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा किसी पॉइंट के ऊपर। यहां पर पॉइंट P है, और अब हमारा पॉइंट P कहाँ है, याद रखो स्फीयर के अंदर है। पहले मैंने पॉइंट P को स्फीयर के बाहर लिया था, फिर पॉइंट P को स्फीयर के सरफेस पर लिया था, अब मैं पॉइंट P को अंदर ले रहा हूं। एकदम सिंपल है, फिर से हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। अगर मैं गॉस लॉ को अप्लाई करता हूं तो मैं एक इमेजिनरी स्फीयर बनाता हूं जो P में से पास होता है बच्चों। अब ये इमेजिनरी स्फीयर जो है उसका फ्लक्स क्या मिलेगा मुझे, E डॉट ए इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये मेरा जो गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस में अंदर कोई चार्ज है नहीं है, सारा चार्ज तो बाहर है बच्चों, अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, यानी एनक्लोज्ड चार्ज क्या हो गया, जीरो। एनक्लोज्ड चार्ज इज इक्वल टू जीरो, तो Q की वैल्यू हो जाएगी जीरो, सो E डॉट ए इज इक्वल टू जीरो। और हमको पता है E डॉट ए क्या होता है, ई ए कॉस थीटा एंड कॉस थीटा इज कॉस जीरो, तो 1 हो जाएगा, मतलब मैं सिर्फ ई ए लिख सकता हूं, इज इक्वल टू जीरो, सो E इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे 3 कंडीशंस इलेक्ट्रिक फील्ड के। इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सरफेस, आउटसाइड द स्फीयर is Q by 4 pi epsilon naught r square, and the sphere behaves like a point charge. Electric field on the surface is Q upon 4 pi epsilon naught capital R square, and it is constant throughout at all points on the sphere. And inside the sphere electric field is 0. ये याद रखने का बच्चों। वेक्टर फॉर्म में अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखना है तो मैं नॉर्मली ऐसे लिखता हूँ। वेक्टर फॉर्म में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिख सकते हैं, E is equal to Q by 4 pi epsilon naught small r square multiplied by r cap. R cap is the unit vector along the radius. If this sphere is positively charged, then the electric field will be radially outwards. Positively charged, radially outwards, and negatively charged, it will be radially inwards.
In both cases, it will be radial, either radially outwards or radially inwards. So students, that was all about electric field due to a charged spherical shell. And with that we finished the theory of this chapter. एक छोटा सा एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, और उसके बाद इस चैप्टर के एक्सरसाइज के भी सारे प्रॉब्लम्स का मैं वीडियो बनाऊंगा। मैंने इस चैप्टर की इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर की सारी टेक्सचुअल थियरी जो है एनसीईआरटी की बुक में, वो मैंने सारी कंप्लीट कर दी है। आप अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ लो, और सारे वीडियोस जब जब आपको चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आता है आप इनको देख सकते हो। वीडियोस में कुछ कंफ्यूजन होता है, नहीं समझ में आता है, ऑलवेज फील फ्री टू गेट इन टच विथ मी। थैंक यू।